चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्या बोला है, कंसीडर n इज इक्वल टू n1 n2 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF स्मॉल e एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R। यानी बहुत सारे सेल्स हैं, आपको बोला है कि आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। सपोज n1 cells are joined in series to form a line and n2 such lines are connected in parallel। यानी समझो कि आपके पास EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल है, आपने ऐसे N1 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कितने? N1 नंबर ऑफ सेल्स, सबका EMF E R, EMF E R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, N1 नंबर ऑफ सेल्स है। कितने हैं आपके पास? N1 सेल्स, एक लाइन के अंदर N1 सेल्स। आपको बोला है एंड N2 सच लाइन्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसी कितनी लाइन्स आपको पैरेलल, ऐसे कैसे कितनी लाइन्स लेनी है आपको? N2 नंबर ऑफ लाइन्स। यानी आप लोग अगर ऐसी ही लाइन नीचे ड्रॉ करो तो ऐसा आपको मिलेगा। अगेन ये लाइन पे भी N1 नंबर ऑफ सेल्स। ऐसी बहुत सारी लाइन्स आपको ज्वाइन करनी है। कितनी? तो N2 लाइन्स। कितनी? N2 सच लाइन्स आपको इधर ज्वाइन करनी है। हर एक लाइन के अंदर N1 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। क्लियर है? तो एक लाइन में N1 नंबर ऑफ सेल्स, ऐसी N2 लाइन्स आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि द कॉम्बिनेशन ड्राइव्स अ करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये पूरा कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर R से कनेक्टेड है। यानी यहाँ पे N1 यानी वो भी कोई लिमिटेड ही होगा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है वो? R से कनेक्टेड। तो आपको ये बोला है फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको करंट बताना है। तो सिंपली आपको अगर इसके अंदर करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस तो R हो जाएगा, सबका आपको इक्वलेंट EMF निकालना है, सबका आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब हम लोग ये फिगर को देखें तो हर एक लाइन के ऊपर N1 नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबका इक्वलेंट EMF क्या होगा आपको पता है, सीरीज में N1 इंटू E होगा, और सबका इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? N1 इंटू R होगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूँ इधर, अगेन उसका मतलब इक्वलेंट निकालो हर एक लाइन के ऊपर, तो वो ऐसे बनेगा। यानी हर एक लाइन के ऊपर इक्वलेंट EMF और इक्वलेंट रेजिस्टेंस दिखा दूँ, ऐसे दूसरी लाइन पे भी इक्वलेंट EMF इक्वलेंट रेजिस्टेंस दिखा दूँ, ऐसे सारी लाइन के ऊपर इक्वलेंट EMF इक्वलेंट रेजिस्टेंस दिखा दूंगा, तो वो मुझे जो आंसर मिल रहा है यहाँ पे हो जाएगा N1E। इसका भी क्या हो जाएगा? N1E। इसका भी क्या हो जाएगा? N1E। और सबका हो जाएगा N1R, N1R, N1R। समझ में आ रहा है? अभी ये सारा जो कनेक्टेड है वो तो R से कनेक्टेड है ही, उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक लाइन का हमने इक्वलेंट EMF निकाल लिया, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अभी पूरे कॉम्बिनेशन का निकालेंगे। यानी ऐसे N1R कितने टाइम्स है? N2 टाइम्स। कितनी लाइन्स है ऐसी आपके पास? N2 सच लाइन्स। ये N2 लाइन्स है आपके पास। तो ये सबका मुझे निकालना है इक्वलेंट रेजिस्टेंस, ये सबका मुझे निकालना है इक्वलेंट EMF। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 20 में किया था कि मैंने आपको बताया था कि सेम वैल्यू का EMF अगर सेल्स का है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इक्वलेंट EMF है वो किसी एक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? किसी एक के बराबर। देखो आपको मैं दिखा दूँ, इधर है मेरे पास क्वेश्चन, वो देखो जैसे हमने इधर किया था इसको 6 और 6 आपके जब पैरेलल में कनेक्टेड थे तो इक्वलेंट भी मुझे क्या मिला था? 6 ही मिला था। इक्वलेंट भी मुझे क्या मिला था? 6 ही मिला था। तो बस यही बात इधर अप्लाई करो कि N1E सारे कितने बार है, मतलब N2 टाइम्स है, पर वो सारे क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सबका इक्वलेंट क्या हो जाएगा? N1E के बराबर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का आपको पता है कि पैरेलल में सेम वैल्यू के कनेक्टेड है तो उसको किया जाता है R/N। यहाँ पे क्या है? N1R है, कितनी बार है? N2 बार है। तो यहाँ पे सबका जो इक्वलेंट मिलेगा, ये सबका वो मिलेगा आपको N1R डिवाइड बाई N2। तो अभी ये जो फिगर है ऐसे कुछ बनेगा। ध्यान से देखो, अभी ये जो फिगर है ऐसे कुछ बनेगा। सबका इक्वलेंट पूरे का वो बन जाएगा N1E के बराबर ही, और सबका इक्वलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा N1R डिवाइड बाई N2। बाहर आपका इक्वलेंट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है।
समझ में आ रहा है? तो बस आपको ये रूल याद रखना था कि सेम वैल्यू के पैरेलल कनेक्शन में सेल है तो उनका आंसर वो 1 के बराबर हो जाएगा। और ये तो आपको पता है कि सीरीज़ में जैसे हम लोग n1 into r करते हैं, पैरेलल में आप लोग r/n कर दो। अभी r की जगह n1r है और डिवाइड बाय क्या करेंगे, n2 कर देंगे, बस खत्म हो गया। अभी i निकालना है तो i इज इक्वल टू ई इक्वलेंट n1e, और r इक्वलेंट के लिए क्या करेंगे कि ये जो आपका n1r/n2 है वो r से सीरीज़ में है तो डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग n1r डिवाइड बाय n2 प्लस r। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्वेश्चन 21 का आंसर। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22। अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम आर जॉइंड इन अ सीरीज। दिस सिस्टम इज यूज्ड एज अ सोर्स टू सप्लाई अ करंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। यानी सुनो कि 100 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी है, ईएमएफ है जिसका 100 वोल्ट, उसको हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 किलो ओम 10⁻⁴ ओम कर दे, किलो यानी 10⁻³ और उसकी वैल्यू 10 है ऑलरेडी, joined in series. This system is as a source used as a source to supply a current of external resistance R. आपको ये बोला है कि इफ़ R इज़ नॉट ग्रेटर देन 100, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100, हम लोग उसको मैक्सिमम ही मान ले, R मैक्सिमम वो आपका हो जाएगा मान लो कि 100, उससे ज़्यादा नहीं होना, 100 मान लो उसको, ठीक है। द करंट थ्रू इट इज़ कॉन्स्टेंट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, फाइंड इट्स वैल्यू। आपको करंट निकालना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट करंट, यानी सिंपल है, आपको I इज इक्वल टू V/R कर देना है इसके अंदर। I इज इक्वल टू E/R। E कितना है आपका 100 और R आपका हो जाएगा, देखो ये वाला 10⁻⁴, यानी इसको मैं 10,000 मान लूँ, ये 100 है तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा 10,000 100, 0 को कैंसिल करो, 1 डिवाइड बाय 100 होता तो 0.01 आ जाता, ये हो जाएगा 0.09 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ द रीडिंग ऑफ ए मीटर A1 इन द फिगर इज 2.4 एम्पियर, यानी इसका रीडिंग है 2.4 एम्पियर, व्हाट विल बी दी एमीटर्स A2 एंड A3 रीड। यानी A1 का रीडिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो करंट है वो कितना है 2.4 एम्पियर, यानी यहाँ से जो आया होगा 2.4। इसका रीडिंग बताओ, इसका रीडिंग, यानी दोनों में कितना करंट होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ करंट ले ले हम लोग, टोटल I, वो A3 का रीडिंग बनेगा, ऊपर जा रहा है वो तो आपको गिवन है, नीचे जाएगा वो बनेगा A2 का रीडिंग। तो भी आप देखो कि ये जो यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है वो नीचे वाले के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो हम लोग लिखे वोल्टेज ऑफ 1 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 2, यानी ऊपर वाले A1 ब्रांच का हमने वोल्टेज V1 मान लिया, A2 वाले का क्या मान लिया हमने, V2 मान लिया। बस वोल्टेज को करो, ऊपर है कितना 2.4 इंटू R है 20, नीचे आपको I2 निकालना है और उसका R है 30। आपको बोला है कि निगलेक्ट दी रेजिस्टेंसेज ऑफ ए मीटर, इसका कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं मानना, ठीक है। तो बस सिंपली I2 को सब्जेक्ट बनाओ, I2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 20 डिवाइड बाई 30, 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4.8/3, ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर। कितना हो जाएगा 1.6। तो हमारा यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.6। तो बस सिंपल है कि अभी जो I तो कितना है, I इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ से टोटल आया होगा 4, उसमें से ऊपर गया 2.4 और बाकी का 1.6 किधर गया आपका नीचे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वाला यहाँ पे ये है, shown in the figure is 30 ohm. Neglecting the meter resistance, find the minimum and maximum current through the emitter. यहाँ से maximum current इसमें कितना होगा, minimum current कितना होगा। तभी आप ध्यान से देखो, किसी भी सर्किट में करंट मैक्सिमम है तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और करंट मिनिमम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम करंट निकालना है, देखो ध्यान से देखो, फॉर I max, अगर मुझे I max निकालना है तो R शुड भी क्या होना चाहिए, R शुड बी मिनिमम। R मिनिमम होने का मतलब है कि मुझे रियोस्टेट का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको कम से कम कर देना पड़ेगा, यानी कितना 0 ओम। तो हम लोग लिखेंगे कि R ऑफ रियोस्टेट,
आर ऑफ रियोस्टेट इज इक्वल टू 0 ओम। तो बस सिंपली आपको सर्किट में अभी दिख रहा है कि बस दो ही रेजिस्टर बच रहे, 10 और 20 वाला। चलो सबसे पहले उसका निकाल ले। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 30, ये हो जाएगा आपका 6.67 ओम। ये दोनों का इक्वलेंट कितना मिला आपको? 6.67। ठीक है, तो बस अभी अगर हम लोग रियोस्टेट का 0 रख रहे हैं तो सर्किट में बस इतना ही रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों का इक्वलेंट यानी 6.67। तो बस करंट निकाल लो। फॉर नाउ आई मिनिमम, ये केस में जो करंट मिलेगा, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, रियोस्टेट को 0 माना है, 5.5 वोल्टेज डिवाइड बाय 6.67 ओम। 5.5 डिवाइड बाय 6.67, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.824 एम्पियर। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट। अभी अगर मिनिमम निकालना है तो फॉर आई मिनिमम, तो क्या करेंगे इधर? फॉर आई मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट शुड बी मैक्सिमम, यानी कितना? 30 ओम। यानी ये जो दोनों का रेजिस्टेंस था 6.67 वो तो रहेगा ही, साथ में ये 30 सीरीज में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो आर इक्वलेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 6.67 प्लस 30 यानी 36.67 ओम। कितना मिलेगा? 36.67 ओम। तो बस अभी इसके हिसाब से करंट निकाल लो। आई मिनिमम इज इक्वल टू, वी तो आपका 5.5 ही रहेगा, 36.67 रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 36.67, आंसर मिल जाएगा आपको 0.149 एम्पियर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर मिनिमम के केस में, और ये था आपका फाइनल आंसर मैक्सिमम के केस में। तो बस इतना याद रखो कि जो वेरिएबल था उसका रेजिस्टेंस मिनिमम यानी 0 कर देंगे तो करंट आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, और उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम यानी 30 करेंगे तो करंट क्या मिलेगा आपको? मिनिमम मिलेगा। ये हो गया आपका नंबर 24 का आंसर। चलिए बिगर एक्सरसाइज नंबर 25, 3 bulbs each having a resistance of 180 ohm are connected in parallel to an ideal battery of 60 volt. Find the current delivered by the battery when all the bulbs are on. 2 bulbs are switched on, only 1 bulb is switched on. यानी 3 बल्ब है मेरे पास, ये पहला बल्ब मान लो, ये दूसरा बल्ब मान लो, ये तीसरा बल्ब मान लो। तीनों को हमने क्या किया है? एक दूसरे से पैरेलल, और फिर साथ में हमने क्या किया है? उसको 60 वोल्ट की बैटरी लगाई है। इधर कितना लगाया है? 60 वोल्ट की बैटरी लगाई है। सबका रेजिस्टेंस है 180 ओम। सबका कितना है? 180 ओम इसका, 180 ओम इसका, और इसका भी क्या है? 180 ओम। ठीक है, तो आपको निकालना है कि फाइंड दी करंट डिलीवर्ड बाय दी बैटरी। देखो बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। आप छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो बैटरी ज़्यादा करंट देगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो कम करंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको 3 केसेस में निकालना है। पहले में ये बोला है ऑल दी बल्ब्स आर ऑन, ऑल दी बल्ब्स आर ऑन, स्विच ऑन किए सारे को। ठीक है, अभी सारे ऑन है तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट सब में डिवाइड होगा, इधर भी जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, और इधर से होके घूम के आके वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबका रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आई निकालें तो E अपॉन आर इक्वलेंट, ई तो आपका 60 ही देना है। आपको पता है कि सेम वैल्यू के n नंबर ऑफ रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो मिलेगा आपको R अपॉन n। तो यहाँ पे R अपॉन n यानी 180 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 180, आंसर आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो तीनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो था आपका 180/3 हो गया। बस उसकी वैल्यू पुट करी, यहाँ पे 60/60 ले लो, आंसर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। ठीक है, दूसरे में बोला है कि 2 ऑफ दी बल्ब्स आर ऑन, यानी यहाँ से किसी तरीके से आप लोग क्या करो, इसका कनेक्शन तोड़ दो। इधर से इसका कनेक्शन तोड़ देंगे तो अभी ऊपर वाली जो ये ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी ये 2 में ही करंट फ्लो होगा। अब अगर 2 में करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमें सिर्फ 2 का ही कंसीडर करना होगा। तो दूसरे केस में लिखे 2 बल्ब्स आर ऑन। अगर 2 बल्ब आपके ऑन है तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर इक्वलेंट। E तो 60 ही है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 180/2, ये बनेगा 120 अपॉन 180, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा आपका 0.67 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.67। तीसरे केस में बोला है
ओनली वन बल्ब इज ऑन। अब इसका भी किसी तरीके से कनेक्शन तोड़ो इधर से, तो ऊपर वाला दूसरा बल्ब भी ओपन सर्किट में आ जाएगा, तो इसमें से भी कोई करंट नहीं जाएगा। ये दोनों तो ख़त्म, एक ही बल्ब आपको कंसीडर करना है। तो तीसरा केस लिखेंगे ओनली वन बल्ब इज ऑन। अगर एक ही बल्ब ऑन है तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर इक्वलेंट। E तो 60 ही है, अब इक्वलेंट यानी एक का ही लेना पड़ेगा 180, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी 0.33 एम्पियर। ये हो गए आपके तीनों केसेस।